अजून कॉलेज चालू केलं ना पण आवाज येतो का म्यूट करताना हवे म्यूट करताना इसमें डाल देता हूँ खाली वो तो ये हो गया। हाँ तो कैसे जोड़ रहे हे लाईट लाव गं इथे डास आता मला एक होता सबको रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट करें प्लीज। हम मीटिंग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये सब हमारे ग्रुप्स पे हम डाल देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मगर अगर सब म्यूट रहेंगे तो फिर अच्छी तरह सब कुछ सुनाई देगा। म्यूट એટલે હવે સંભળાય म्यूट એટલે हेलो ये दीजिए फोन चालू है तो बंद कर मला काय कळत नाही सर त्या आपली मीटिंग वेगळी होती ही वेगळी कारण ते ऍड करायला लागतं ओके, गुड इवनिंग सबको। मैं चाहूंगी कि सब अपना वीडियो ऑन कर लें, हम सबके चेहरे देख लें कौन कौन अटेंड कर रहा है। सो तिने ऍड करायला लागतं ते आपल्याला आपण आवाज येतो ओके, सो आज रिक्वेस्ट किया है कि एक फैमिली से एक ही मेंबर ज्वाइन करे ताकि दूसरे लोग ज्वाइन कर पाए। सो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये हमने मीटिंग क्यों रखी। आपको पता है कि कोविड हमारा लास्ट 1 साल से कोविड ने हमारे माइंड्स को, हमारी लाइफ्स को पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लिया है और ये एक तरह से मैनकाइंड पे श्राप भी है, बट हमने बहुत कुछ इसमें सीखा भी है, अपना टाइम कैसे मैनेज करना। Man, what you do? हेलो हार्वेल, प्लीज कीप योर माइक ऑन म्यूट। Okay, so yeah, so to keep the video on.
Yeah, keep your video on, but I'll see your face, but not your voice. I don't want to hear anybody's voice, so that everybody can hear properly. There's no disturbance, and we can record everything properly. I can see your face now. So I'm talking in Hindi ताकि सबको समझ आए. हमारी राष्ट्रभाषा में बात करूंगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने के लिए. So मैं ये बता रही थी कि कोविड फर्स्ट वेव आई, फिर हमें लगा कि लॉकडाउन आया, फिर हमें लगा कि सब खत्म हो गया, और अब हम फिर से एटलीस्ट मुंबई शहर में देख रहे हैं कि फिर से बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, और साथ साथ वैक्सीन की भी बात की जा रही है. सारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उन्हें वैक्सीन मिलना शुरू हो गया है. किसी ने 1 डोज, किसी ने 2 डोज ऑलरेडी ले चुके हैं, और 1 मार्च से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आम जनता के लिए भी कोविड वैक्सीन देना शुरू करे. लेकिन इधर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उसके बारे में हम बात करेंगे. सबके लिए वैक्सीन नहीं है. हमें रोज बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं पेशेंट से, फोन कॉल्स आ रहे हैं, अर्जेंट फोन कॉल्स आ रहे हैं कि हम क्या करें, वैक्सीन लें नहीं लें, कौन सा ले, कब ले, कहाँ ले. बहुत सारे प्रश्न हैं सबके मन में. तो हमने सोचा कि फिर से डॉक्टर शंकर ने आप में से किसी लोगों को कुछ क्वेश्चनर्स पहले दिए थे, आपने आंसर किए, ये कोविड के टाइम पे थे. वो फिर से जब 6 महीने खत्म होंगे फिर से क्वेश्चनर देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या फर्क पड़ा है. लेकिन हम जैसे हमने लास्ट टाइम एक मीटिंग की थी जहां हमने आपको न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, जनरल डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया था, लिवर डिजीज के बारे में. आज हमने सिर्फ लिवर डिजीज के पेशेंट्स को बुलाया है. और एक मैं बताना चाहूंगी कि आज सिर्फ वैक्सीन को ही रिलेटेड डिस्कशन होगा. हम लिवर डिजीज के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम कोई डाइट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे. सिर्फ जो प्रश्न होंगे वो वैक्सीन रिलेटेड ही होंगे. तो बुरा मत मानना अगर हम बिना वैक्सीन, जो वैक्सीन के क्वेश्चन नहीं हैं, उन्हें आंसर नहीं करें. जैसे मैं कह रही थी कि वैक्सीन के बारे में बहुत कुछ लोगों के मन में प्रश्न हैं, अभी भी बहुत प्रश्न हैं, वो क्लियर नहीं हुए हैं. हमारे भी मन में कुछ प्रश्न हैं, पर जितना भी हमने नॉलेज गेन किया है और एक्सपीरियंस गेन किया है, हम उस बेसिस पे आज बात करेंगे. जैसे आपको पता है, ये जो कंसेप्ट्स हैं वैक्सीन के बारे में, कोविड के बारे में, दिन ब दिन चेंज भी होते हैं. सो हो सकता है कि जो हम आज बोल रहे हैं वो 1 महीने के बाद वो फैक्ट ना हो, कुछ नया, कोई नई डिस्कवरी हो, कुछ नई फाइंडिंग हो, तो उसके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता. मगर आज के दिन पे जो हमें पता है उसके रिलेशनशिप में हम आज बात करेंगे, और उसके हिसाब से आप सबको हम सलाह देंगे. हमेशा की तरह आज मेरे साथ हमारे वॉलंटियर्स हैं. सबसे पहले डॉक्टर शंकर हैं, जिसे आप जानते हैं, जिन्होंने आपको लास्ट टाइम सारे डूज एंड डोंट्स बताए थे. डॉक्टर शंकर मेरे बाद आपको कुछ वैक्सीन, किस तरह के वैक्सीन हैं उसके बारे में बताएंगे. डॉक्टर ओजस हैं. डॉक्टर ओजस ने लास्ट टाइम, डॉक्टर ओजस और गौरी ने मिलके लास्ट टाइम क्विज कंडक्ट किया था. वो इस बार भी हमें मदद करने वाले हैं क्विज में. साथ में हमारे साथ अश्विनी हैं, कशिश हैं. ये सारे हमारे वॉलंटियर्स जो हैं इंश्योर करेंगे कि आज का भी प्रोग्राम लास्ट टाइम की तरह सक्सेसफुल है और बिल्कुल अनइंटरप्टेड और स्मूथ जाए. उपाली भी है हमारे साथ, जो भी हमें इस पूरे प्रोग्राम में मदद करने वाली हैं, डॉक्टर उपाली. इसके साथ आई थिंक हमारे पास 1 घंटे का टाइम है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ, और आपसे आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो गौरी हमें बताएंगी. गौरी, कैन यू टेक ओवर? यस. एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने, एक एक करके प्रश्न आपके सामने आएगा. आपको उसका उत्तर नीचे दिए चैट बॉक्स में देना है. जो भी पहले आंसर करेगा उसको वो आंसर कंसिडर किया जाएगा. हम इंग्लिश में क्वेश्चन है, डॉक्टर शंकर उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे.
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो मीटिंग में, अगर आपको यहाँ पे बात कर नहीं पा रहे हो तो आप व्हाट्सएप पे या फिर यहाँ चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हो। डॉक्टर आभा, यू कैन टेक ओवर। Okay, so any more? So हाँ? basically कुछ rules जो follow करने हैं, throughout सब लोग mute रखेंगे अपने आप को। जब हम question answer session release करेंगे, open करेंगे, पहले हम कुछ facts बताएंगे। जब हम question answer session release करेंगे, तब जो भी बात कर रहा है, one person at a time बात करेगा, and गौरी आपको unmute करेंगी। तो वो एक स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है, सो दैट एवरीबडी, सबको बेनिफिट हो, सबको सुनाई दे अच्छी तरह से। और क्विज जैसे लास्ट टाइम हुआ था, वही क्विज इस बार भी है। जो भी क्वेश्चंस आपको डालने हैं वो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, राइट गौरी? क्वेश्चंस बोथ प्लेसेस। The questions for the meeting would be put on a WhatsApp or chat box, but the answers to the quiz should be given on the chat box only. हाँ, so I think preferably questions भी आप chat box पे ही डालें। जो chat box नहीं यूज कर पा रहे हैं वो ही सिर्फ ग्रुप पे डालें, but ग्रुप में there are 3-4 groups, so it is possible कि सारे ग्रुप्स हम एक्सेस नहीं कर पाए, तो chat box पे ही जहाँ तक हो सकता है आप क्वेश्चंस डालें। और क्विज के रूल्स आपको गौरी ने बताए हैं। हाँ, अब मैं डॉक्टर शंकर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा हमें इजी लैंग्वेज में, जो पेशेंट्स के समझ में आए, सबके समझ में आए, वैक्सीन के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। Okay, ma'am. Gauri, can I share my PPT now? Gauri? Yeah, just a minute. Yeah, you are able to share the screen now. Yeah. बिफोर शंकर स्टार्ट्स, जस्ट अगर कोई भी फैमिली मेंबर एक से ज्यादा यूज कर रहा है तो उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप एक ही जन यूज करें पर फैमिली, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल ट्राइंग टू जॉइन एंड हु आर अनेबल टू जॉइन। वी हैव रीच्ड आवर अपर लिमिट, प्लीज। Can you see the PPT on the screen, everyone? Yes. Okay. So गुड इवनिंग सभी को। मैं डॉक्टर शंकर पांचाली अपोलो हॉस्पिटल से। जो आपको स्क्रीन पे अभी जो फोटो दिख रहा है वो एक कोविड वायरस है, कोरोना का वायरस है। तो वो वायरस के ऊपर जो आपको रेड रेड दिख रहा है, वो उसके स्पाइक्स दिख रहे हैं, वो प्रोटीन है, वायरस का प्रोटीन है। तो जब भी ये जो कोरोना वायरस है जब भी हमारे शरीर में जाता है तो हमारी शरीर ये वायरस को पहचानती है, वो ऊपर जो रेड स्पाइक्स है उसी से पहचानती है। तो जब भी ये वायरस हमारे शरीर में जाता है तो हमें इन्फेक्शन करता है, और जब भी हमें इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो हमारी बॉडी की मिलिट्री है, वो ये वायरस को मारने में लग जाती है। वो वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं और ये एंटीबॉडीज जाके ये वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज बनने के लिए, जो बॉडी की इम्यूनिटी बनने के लिए तुरंत एक दिन में नहीं होता है, इसे टाइम लगता है, कई दिन से कई हफ्ते लगते हैं। तो इसी कारण कोविड इन्फेक्शन होने के बाद तुरंत एंटीबॉडी नहीं बनती है। तो हम वैक्सीन में क्या करते हैं, हम वैक्सीन में पूरा का पूरा ये वायरस नहीं डालते हैं। हम वैक्सीन में सिर्फ जो ऊपर का जो रेड आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं वो ही डालते हैं। तो जैसे हम वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी जो स्पाइक्स हैं इनको पहचानती है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है, मतलब इम्यूनिटी बनाना स्टार्ट करती है। तो इम्यूनिटी एक बार बनने पे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते, और जब ये वायरस रियली हमारे बॉडी में एंटर करने का कोशिश करता है तो हमारे पास पहले से एंटीबॉडी होते हैं। तो इस तरह ये वैक्सीन्स
काम करती है। तो वैक्सीन भी कई तरह के होते हैं। कुछ वैक्सीन में पूरे के पूरे वायरस होते हैं, उसे हम लाइव वैक्सीन बोलते हैं। लाइव माने उसमें जिंदा वायरस होते हैं। और दूसरी होती है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन माने उसमें वायरस पार्टिकल्स होते हैं बट कोई लाइव जिंदा वायरस नहीं होता है। तो जो कोविड वैक्सीन है वो किल्ड वैक्सीन है। तो आपको कोविड का वैक्सीन लेने से आपको कोविड नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई लाइव वायरस नहीं है। तो तरह तरह के कोविड वैक्सीन अवेलेबल है। ये तो बहुत थ्योरेटिकल हुआ, बट बहुत टाइप के अलग अलग मैकेनिज्म से कोविड के वैक्सीन काम करते हैं। तो अभी जो हमारे पास अभी इंडिया में अवेलेबल है वो 2 वैक्सीन हैं। एक कोविशील्ड है और दूसरा है कोवैक्सीन। तो ये कोविशील्ड जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ये बनाई गई है। इसको हम 2 डोज देते हैं। पहला डोज और सेकेंड डोज के बीच में 4 से 6 वीक का गैप होता है। ये है कोवैक्सीन। ये भी वैक्सीन के 2 डोजेस होते हैं। 2 डोज के बीच में 4 हफ्ते का गैप होता है। इसमें भी सेम इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस है और ये भारत बायोटेक बनाता है। तो फिलहाल इंडिया में सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही अवेलेबल है। ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है ये एक रशियन वैक्सीन है। फिलहाल ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट जो डॉक्टर रेड्डी है जो इंडियन कंपनी है वो इस वैक्सीन को भारत में लाने का बहुत ट्राई कर रहे हैं। इसकी एफिकेसी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा है, मोर देन 90% है, अराउंड 90% है। बाकी के वैक्सीन जैसे कि फाइजर कंपनी का है, साइनोवैक एक चाइनीज कंपनी का वैक्सीन है, ये फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मॉडर्ना वैक्सीन है, ये भी फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन का भी वैक्सीन है, बट फिलहाल इंडिया में सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही अवेलेबल है। दैट्स ऑल मैम अबाउट वैक्सीन। थैंक यू शंकर। जो डॉक्टर शंकर ने बताया कि किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ही हैं सारे के सारे। कोविड होने का डर नहीं है हमें ये वैक्सीन लेने से। जो कोविशील्ड है वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है ये जो सीरम इंस्टीट्यूट में बना रहे हैं पूनावालाज हैं, ये एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड में डेवलप हुआ था, मगर वही वैक्सीन यहाँ भी बन रहा है और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और आपको पता होगा कि इंडिया ये कई सारी कंट्रीज में ये वैक्सीन को एक तरह से एक्सपोर्ट कर रही है। अब मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी वैक्सीन के बारे में, और अगर उसके बाद आपके काफ़ी सारी चीज़ें आपके मन में होंगी जो शायद नहीं कवर हों, तो वो हम आगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कवर करेंगे। एक तो कि वैक्सीन कौन ले सकता है। वैक्सीन अभी एज ऑफ टुडे सिर्फ 18 साल के ऊपर के लोग ले सकते हैं। मतलब बच्चों के लिए ये वैक्सीन नहीं है, ये सबसे पहली बात है। हाँ, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, इसीलिए नहीं है कि ये बच्चों में सेफ नहीं है, मगर अभी तक बच्चों में स्टडीज ही नहीं हुई है। 2 कारण होते हैं जब वैक्सीन हम मना करते हैं, या तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उस ग्रुप में, या हमारे पास डेटा नहीं है, कोई स्टडी हुए नहीं है, तो हम ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। वैक्सीन कौन ले सकता है? वैक्सीन सब लोग ले सकते हैं एज ऑफ टुडे, लेकिन स्टडीज में सिर्फ कुछ सब ग्रुप्स हैं जिन्हें स्टडी किया गया है। जैसे काफ़ी सारे स्टडीज में हजारों लाखों पेशेंट्स के पर को वैक्सीन दिया गया है, लेकिन जैसे लिवर के पेशेंट्स हैं, बहुत कम लिवर के पेशेंट्स को वैक्सीन मिला है, बहुत कम लोगों के लिवर के पेशेंट्स को वैक्सीन मिला है। तो लिवर के पेशेंट्स में ये सेफ है कि नहीं, ये मैं नहीं बोल सकती, ये प्रूवन नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा एक्स्ट्रापोलेट किया है। और हमारी जो लिवर की सोसाइटीज हैं, अमेरिकन यूरोपियन सब सोसाइटीज हैं, वो कह रही हैं कि लिवर के पेशेंट्स में ये सेफ होना चाहिए, और वो सजेस्ट कर रही हैं कि वैक्सीन ले लो, क्योंकि कोविड होना is more risky than taking the vaccine as per these societies.
आपको अगर एलर्जी है तो आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन था, बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं। ले सकते हैं। अभी हमें ये बताया जाए कि अगर खाने की एलर्जी है, बाकी कोई भी एलर्जी है, किसी को किसी चीज की होती है, किसी साबुन की होती है, किसी को रबर की होती है, डस्ट की होती है, ले सकते हैं। मगर अगर आपको किसी इंजेक्शन की एलर्जी है, आपने कोई इंजेक्शन पहले लिया है और उससे एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तो आपको बताना होगा वहाँ डॉक्टर को जाके, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि आप वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आपको सपोज कोई गोली की एलर्जी है तो ऐसा बताया जा रहा है कि वैक्सीन लेने में प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई गोली की एलर्जी है, लेकिन अगर इंजेक्शन की एलर्जी है तो ले सकते हैं। दूसरा, अगर कोई वैक्सीन लेना है, ये भी एक प्रश्न पूछा था, अगर दूसरा कोई वैक्सीन लेना है तो आप ले सकते हैं क्या? हाँ, मगर आपको उस वैक्सीन, जैसे हमें पता है कि बहुत सारे, और ये प्रश्न हमने आप सबको पूछा ये मीटिंग के पहले कि आपने दूसरे वैक्सीन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो हमें पता है कि लिवर के पेशेंट्स को हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, किसी किसी को हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, किसी किसी को फ्लू वैक्सीन, निमोनिया वैक्सीन, ये सारे वैक्सीन हम बार बार प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जाहिर है कि आपके मन में ये होगा कि वो वैक्सीन ले रहे हैं तो ये वैक्सीन कैसे लें। तो कोई भी वैक्सीन अगर आपने लिया है उसके और कोविड वैक्सीन के बीच में 2 हफ्ते का गैप होना चाहिए, तो ये जरूरी है। जो लोग ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं उनको कम से कम 4 हफ्ते पहले वैक्सीन लेना चाहिए। आइडियली ट्रांसप्लांट के पहले वैक्सीन लेना है, और ट्रांसप्लांट के बाद कम से कम 6 हफ्ते, लेकिन प्रेफरेबली 3 महीने बाद लेना चाहिए। तो अगर लेना ही बहुत जरूरी है तो 6 हफ्ते बाद, मगर रिकमेंडेशन ये है कि 3 महीने तक रुकें ट्रांसप्लांट के बाद और फिर वैक्सीन लें। जो पेशेंट स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या जिनकी शरीर की इम्यूनिटी कम है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं जैसे एजाथायोप्रिन, माइकोफेनोलेट, टैक्रोलिमस, क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? एज ऑफ द सोसाइटीज, हाँ, वो वैक्सीन ले सकते हैं। आप वैक्सीन कहाँ ले सकते हैं? वैक्सीन गवर्नमेंट ने बोला है एज ऑफ टुडे कि आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो डेजिग्नेटेड हैं जहाँ वैक्सीन मिल रहा है वहाँ ले सकते हैं। पेपर्स में आएगा कि कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी ले सकते हैं। और कुछ गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं जहाँ आप जाके वैक्सीन लेंगे, वो डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं। लेकिन हमारा एक जनरल एडवाइस ये रहेगी कि जो सेंटर्स जो हमारे पेशेंट्स हैं, लिवर के पेशेंट्स हैं, वो प्रेफरेबली हॉस्पिटल में ही जाके वैक्सीनेशन लें, क्योंकि अगर बाय चांस किसी को कुछ रिएक्शन होता है तो हॉस्पिटल में हमारे पास फैसिलिटीज होती हैं वैक्सीनेशन के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट हो या मेजर एलर्जी हो जाए उसे मैनेज करने के लिए। तो गवर्नमेंट सेंटर में जाने से अच्छा है कि या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चले जाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स चले जाएं जहां मैनेज करने के लिए सुविधा हो। किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया के पास वैक्सीन स्टोरेज, जैसे डॉक्टर शंकर ने बताया कि स्टोर करना होता है, जैसे हम इंसुलिन स्टोर करते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन फ्रिज में स्टोर करते हैं, तो नॉर्मली जो फ्रिज में हम स्टोर करते हैं, फ्रीजर में नहीं, जो फ्रिज में स्टोर करते हैं वो 2 और 8 डिग्री के बीच में स्टोर करते हैं। तो ये वैक्सीन भी को फ्रिज जितना, रेफ्रिजरेटर जितना टेम्परेचर चाहिए 2 से 8 डिग्री, और हमारे पास वो सुविधा है। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन में बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, -70, -30 उस तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है, और इसीलिए वो वैक्सीन शायद इंडिया में कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि उस तरह का स्टोरेज मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इवन वेस्टर्न कंट्रीज में है ये इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करना, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं हो तो वैक्सीन का फायदा नहीं होता है। तो फाइजर और अगर इफ एट ऑल आगे आएंगे तो जैसे डॉक्टर शंकर ने कहा, ये रशियन वैक्सीन जो है स्पुतनिक, या ये जो J&J का जॉनसन जॉनसन का वैक्सीन है वो आ सकता है। सो वैक्सीन लेते समय हमें क्या सावधानी लेनी है? तो मैंने कहा कि स्पेसिफिक जगह पे जाएं, प्रेफरेबली हॉस्पिटल में जाएं, आपके एलर्जीज के बारे में डेफिनेटली बताएं, और जहां वो आपको हाथ में वैक्सीन दिया जाएगा आपको वैक्सीन के बाद वहाँ आधे घंटे रुकना है। कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीन के, अगर ज्यादा दर्द है, हाथ में दर्द हो सकता है जहाँ वैक्सीन लिया गया है, अगर ज्यादा दर्द है तो आप एकदम आइस कोल्ड नहीं, बट रेगुलर जैसे गीले कपड़े को अपने हाथ पे रख सकते हैं और उससे थोड़े से सूदिंग इफेक्ट होता है। बर्फ वगैरह मत लगाएं, और
ऐसा नहीं कि वो हाथ आप यूज नहीं कर सकते, प्रेफरेबली आप लेफ्ट हैंड पे लगाएं, क्योंकि राइट हैंड आप नॉर्मली जो राइट हैंड यूज करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड यूज करने वाले दूसरे हाथ पे लगा सकते हैं। और जिस हाथ पे लगाया गया है वो आप आराम से यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट उसे एक ही जगह पे नहीं रखना है, उसे एक्सरसाइज और यूज करते रहें ताकि वो दर्द जल्दी मिट जाए। कभी कभी हल्का बुखार भी आ सकता है, वीकनेस, टायर्डनेस, हेडेक वगैरह भी हो सकता है इस वैक्सीन से, मगर कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। अगर हमें दूसरा डोज लेना है तो जैसे डॉक्टर शंकर ने बताया, दूसरा डोज हम नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते के बाद बोलते हैं लिया जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 8 या 12 हफ्ते के बाद भी ले सकते हैं, मगर हमें कम से कम 4 हफ्ते का गैप तो 2 डोजेस के बीच में रखना है। कोई पूछेगा कि मैंने एक वैक्सीन लिया और मुझे कब से प्रोटेक्शन आएगा, तो ये एक बात बहुत जरूरी है बताना कि प्रोटेक्शन जो है वो 100% नहीं है। कोई बोलता है 70% है, कोई 90% है, अलग अलग फिगर्स कोट होते हैं, तो हम वो परसेंटेजेस डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जिसने वैक्सीन लिया है, 2 डोज लिए हैं, उसे ज्यादा प्रोटेक्शन है 1 डोज लेने वाले से, तो 2 डोज आवश्यक लें। और गवर्नमेंट तो ये इंसिस्ट करेगी कि आप दोनों डोज एक ही वैक्सीन का लें। प्लस एज ऑफ टुडे गवर्नमेंट ने हमें चॉइस नहीं दिया है कौन से वैक्सीन का लेने का। इवन जो हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल वर्कर्स हैं, जिनको भी वैक्सीन मिला है, जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है रजिस्ट्रेशन के बाद, हमें वही लेना है। हमारे पास एज ऑफ टुडे चॉइस नहीं है वैक्सीन लेने का कि हम कौन सा वैक्सीन लें, मगर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर वैक्सीन लेना है तो कुछ एप्स बनाए हैं, जैसे एक कोविन ऐप है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, आरोग्य सेतु सबके पास है, या जहां वैक्सीन दिया जाने वाला है, जैसे आपको पता है कि नायर हॉस्पिटल में वैक्सीन दिया जाने वाला है, या भाभा हॉस्पिटल में, या अपोलो हॉस्पिटल में, या जसलोक हॉस्पिटल में, कोई भी प्राइवेट जहां भी वैक्सीन, वहां भी आप ऑन साइट जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो पेपर्स आप पढ़ते रहिए, सारे डिटेल्स धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं कहूंगी कि पहले 2 हफ्ते, 1-2 हफ्ते, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप जाके रश मत करें, क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली है। लोग अचानक सब लोग जाना चाहेंगे। दिन का उस टाइम पे जाइए जहां भीड़ जब कम हो, तो वीकडे में जाइए, आफ्टरनून में जाइए, नहीं क्योंकि मोस्ट लोग उस टाइम पे काम पे होंगे। सुबह सुबह जाएंगे तो भीड़ ज्यादा होगी, और उससे मतलब हमें भीड़ अवॉइड करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज आपने वैक्सीन लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% प्रोटेक्शन है। जैसे मैंने कहा कि कितना परसेंट प्रोटेक्शन है हमें पता नहीं है, मगर इसीलिए आपको जो आप हमने ये ऑलमोस्ट आप कैन आई हैव ऑल एवरीबडी म्यूटेड प्लीज। 4 जो हमने 4 महीने पहले मीटिंग की थी और बात किया था, जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो आप फॉलो करते रहिए। इवन आपने 2 वैक्सीन लिए हैं तो भी फॉलो करते रहिए। मास्क पहनिए, बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिए, 6 फीट का डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो वैक्सीन लेने के बाद भी प्लीज सारे प्रिकॉशंस फॉलो करते रहिए। जब तक गवर्नमेंट ये नहीं अनाउंस करती कि हम ये बीमारी से मुक्त हो गए हैं, तब तक हमें ये सब प्रिकॉशंस लेते रहना पड़ेगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जैसे हम बोलते हैं कि डोंट लेट योर गार्ड डाउन। ये मत सोचिए कि अब हम सेफ हैं। शादियों में, सोशल फंक्शंस में, पार्टीज में, रेस्टोरेंट्स में, थिएटर्स में, ट्रेन्स में, ये सारी जगहें हैं जहाँ भीड़ें होती हैं। तो मैं बोलूँगी कि हमारे पेशेंट्स को ये सब जगह अभी भी अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इन्हीं जगहों से हम देखते हैं कि ज़्यादातर कोविड के आउटबर्स्ट होते हैं। आई थिंक मेरी तरफ से मैं जितने क्वेश्चंस बताना और आंसर्स देना चाह रही थी वो दिए हैं। और अब हम आई थिंक क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करते हैं। बेसिक चीजें मैंने बताई हैं आपको। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। किसी ने अगर क्वेश्चंस डाले हैं तो हम वो आंसर करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन संगीत ने पूछा है कि कौन सा वैक्सीन लें, तो ये हमने ऑलरेडी आंसर किया है। साइड इफेक्ट्स के बारे में भी हमने बताया है कि हमारे पास चॉइस नहीं है वैक्सीन का। जो गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी वही वैक्सीन हमें लेना पड़ेगा। पंकज ने पूछा है, माय मदर 66 इयर्स को सिरोसिस है,
उन्हें ऑटो इम्यून डिजीज है, वो सारे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, स्टीरॉइड्स, एजाथायोप्रिन ले रही है, डायबिटिक है, बीपी भी ऊपर नीचे उनका जाता है, वो क्या ले सकती है वैक्सीन? हाँ, आंसर है कि ले सकती है, बट जैसे मैंने कहा कि 1-2 हफ्ते आप रुक जाएं तो अच्छा है, क्योंकि सारी भीड़ अभी होगी। प्लस हमें एक जो लोगों को बीमारियां हैं, अभी जो गवर्नमेंट ने जिस ग्रुप को अलाउ किया है वो है अबव 60 या अबव 45 इयर्स ऑफ एज, जिसको और कोई प्रॉब्लम है। तो एज फार एज लिवर पेशेंट्स कंसर्न है, एक तो जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है, गवर्नमेंट ने उस ग्रुप को अलाउ किया है, जिस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, जो 45 के ऊपर हैं। तो जो अभी 45 के नीचे हैं जिसकी एज ग्रुप, वो नहीं ले पाएंगे। सो 45 के नीचे इस पॉइंट पे कोई भी नहीं ले पाएगा। मगर मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके घर वाले, जैसे काफी बच्चे भी हैं हमारे जिनके ट्रांसप्लांट हुए हैं, लेकिन अगर उनके दादा दादी, नाना नानी, मदर फादर जो भी 45 के ऊपर हैं और जिसे कोई भी बीमारी है, वो ले लें ताकि उनसे बच्चे को ना हो। सो बाकी लोग घर में ले लें ताकि उनसे बच्चों का ना हो। और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, हम एक लिस्ट आपको देने वाले हैं जिसमें जो बीमारियां गवर्नमेंट ने बोला है, जो कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, जो बीमारियां अलाउ की हैं, जिसमें यंगर एज ग्रुप 45 प्लस में भी हम दे सकते हैं ये वैक्सीन। 60 के ऊपर है तो कोई भी ले सकता है, इर्रिस्पेक्टिव कोई बीमारी हो ना हो। लेकिन 45 के ऊपर जो बीमारी वाले पेशेंट हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं जिनमें ये गवर्नमेंट ने बोला है कि उन्हें दिया जा सकता है, वो बीमारी की लिस्ट हम डालने वाले हैं। लिवर में ये बताया गया है कि जिसे डीकॉम्पनसेटेड लिवर डिजीज है, मतलब जिसे लिवर डिजीज के कारण कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, वो ले सकता है अगर वो 45 इयर्स के ऊपर है। तो और अगर घर में किसी को भी बाकी बीमारियां हैं लिवर डिजीज पेशेंट्स के ग्रुप में, चाहे उनकी एज 45 के ऊपर ना हो, तो बाकी लोगों ने वैक्सीन ले लेना चाहिए। तो कशिश पूछ रही है कि न्यूरो विल्सन्स पेशेंट्स ले सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, न्यूरो विल्सन्स पेशेंट्स ले सकते हैं, मगर अगेन एज ऑफ नाउ 45 इयर्स। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ 45 इयर्स ही वैक्सीन ले सकते हैं। गवर्नमेंट ये फेज्ड इसमें वैक्सीन दे रही है, क्योंकि अभी हमारे पास इतने सारे डोजेस नहीं है गवर्नमेंट के पास वैक्सीन देने के लिए। तो ग्रुप वाइज, एज वाइज धीरे धीरे गवर्नमेंट वैक्सीन रिलीज कर रही है, ताकि एक साथ एकदम बहुत रश भी ना हो, और जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो, जिन्हें सबसे ज्यादा रिस्क है, उन्हें गवर्नमेंट पहले देना चाह रही है। अब हमें किसी ने लंबी लिस्ट भेजी है कि ये सारे कंडीशन में वैक्सीनेशन ले सकते हैं कि नहीं। मैं ये एक एक आंसर नहीं करूंगी, मैं वो लिस्ट आपके पास, हाँ, आपके पास वो लिस्ट हम डिस्प्ले कर देंगे। आप उसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां अभी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है वैक्सीन लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये बाकी बीमारियों के लोग नहीं ले सकते, बट फिलहाल अभी जो 1 मार्च से रिलीज हो गए वो स्पेसिफिक बीमारियों के लिए ही है। उसके बाद धीरे धीरे हर एक जन वैक्सीन ले पाएगा 18 की उम्र से ऊपर जो भी लोग हैं। लोग पूछ रहे हैं 18 साल का मेरा बेटा है, वो ले सकता है कि नहीं? अभी तो उसे मिलेगा ही नहीं वैक्सीन। तो वही है, ले सकता है जब वो गवर्नमेंट ओपन आउट करे। ऐसे गवर्नमेंट बोल रही है कि धीरे धीरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एट अ चार्ज कॉस्ट, क्योंकि अभी वैक्सीन फ्री मिल रहा है, आफ्टर सम टाइम वो एट अ चार्ज गवर्नमेंट वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सेल करने के लिए देंगी। तो उस टाइम पे कोई भी वैक्सीन ले सकता है अगर वो 18 के ऊपर है। तो कोई भी वैक्सीन, फिस्टुला का हो या जो भी पेशेंट हो, सब लोग ले सकते हैं अबव द एज ऑफ 18। मदर 82 है, हाइपरटेंशन है, वो वैक्सीन ले सकती है क्या? हाँ, ले सकती है वैक्सीन, बिल्कुल। इनफैक्ट इनकी एज भी ज्यादा है, इन्हें कोमॉर्बिडिटी भी है, तो वो वैक्सीन ले सकती है। जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और 45 के ऊपर है, बिल्कुल ले सकते हैं। डज इट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन आफ्टर द वैक्सीनेशन? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट आप जो भी वैक्सीन लेगा उसे वहाँ आधा घंटा बैठाया जाता है जहाँ वो वैक्सीन देगा, मॉनिटर करने के लिए कि उसे कोई वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। हर एक को मॉनिटर किया जाता है, लिवर सिरोसिस हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या कुछ भी नहीं हो,
सबको वैक्सीन लिया जाता है। श्लोक की माँ पूछ रही है वो वैक्सीन ले सकती हैं? हाँ, आप ले सकते हैं और आपको लेना भी चाहिए। वैक्सीन ले सकते हैं। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो पेशेंट जिस पे है और उसके कारण वैक्सीन नहीं ले सकता है। सिर्फ जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई इंजेक्शन का पहले साइड इफेक्ट हुआ है तो फिर वैक्सीन आपको वहां जाके बताना पड़ेगा किस तरह का साइड इफेक्ट है। सिवियर एलर्जी है तो आप वैक्सीन नहीं ले सकते। प्लेटलेट काउंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्लेटलेट काउंट भानु किरण ने पूछा है कि अगर कम है तो ले सकते हैं कि नहीं वैक्सीन। प्लेटलेट काउंट अगर कम है, ये इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है। जैसे आप लोगों ने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लिया है, ये इंट्रामस्कुलर वैक्सीन होता है। तो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन में थोड़ा सा रिस्क आपको जाके बोलना पड़ेगा कि एक 26 नंबर या पतली जितनी सुई यूज कर सके वो यूज करें, क्योंकि कभी कभी प्लेटलेट काउंट अगर लो है और वैक्सीन दें तो उस जगह पे खून का गट्ठा, जिसे हम हेमेटोमा बोलते हैं, हो सकता है। चंद्रकांत पूछ रहे हैं कि अगर एक डोज लिया एक ब्रांड से और उसके बाद दूसरा ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करें। ये तो इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था, ये तो हमें देखना पड़ेगा, मगर आई थिंक गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगा कि अवेलेबल हो। लेकिन अगर आपने डिले कर दिया सेकेंड डोज लेना तो हो सकता है कि वो आउट ऑफ मार्केट भी जाए। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपका सेकेंड डोज ड्यू है आप जरूर ले लें। वैक्सीन लेने के बाद आपके पास एक व्हाट्सएप या मैसेज पे एक मैसेज आएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपको आपने वैक्सीन इस दिन पे लिया है, और वो उनकी साइट पे रजिस्टर हो जाएगा। तो जाते समय आपको अपना आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड जरूर लेके जाए, नहीं तो वैक्सीन नहीं मिलेगा। और रजिस्टर करते समय ये जो मैंने एप्स बताए आपको, वहाँ रजिस्टर करते समय भी आपको ये सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे। सुबोध पवार पूछ रहे हैं कि डोनर जो है, ट्रांसप्लांट डोनर वैक्सीन ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं, मगर एज 45 के ऊपर होनी चाहिए। इस टाइम पे जब गवर्नमेंट ओपन आउट करेगी तब सब लोग ले सकते हैं। डू वी नीड टू फॉलो एनी काइंड ऑफ डाइट? अश्विनी पूछ रही है वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा लाइट डाइट लीजिए, कभी कभी थोड़ा नोजिया जैसा सेंसेशन हो सकता है, मगर ऐसे कोई डायरेक्ट वैक्सीन से डायरेक्ट इफेक्ट डाइट पे कुछ नहीं है। हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं। ऐसी कोई भी लिवर की बीमारी नहीं है जिसमें पेशेंट्स वैक्सीन नहीं ले सकते। लिवर सिरोसिस हो, असाइटिस हो, हेपेटाइटिस बी, सी, अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, हर लिवर सिरोसिस की इटियोलॉजी में सब लोग वैक्सीन ले सकते हैं। सो जितने भी यहाँ क्वेश्चंस थे वो मैंने आंसर किए। वी कैन मे बी गौरी वी कैन कीप इट ओपन नाउ। जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है वो अनम्यूट करे। आरती ने पूछा है एक क्वेश्चन कि सोराइसिस के पेशेंट वैक्सीन ले सकते हैं? ये सिरोसिस नहीं है, सोराइसिस है जो स्किन की बीमारी है। हाँ, ले सकते हैं, सोराइसिस के पेशेंट भी वैक्सीन ले सकते हैं। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चन है। माय मदर इज हेपेटाइटिस बी, जयदीप पूछ रहे हैं बी, हेपेटाइटिस बी एंड हाई बीपी, एज 60। बिल्कुल ले सकते हैं, 60 के ऊपर तो मिलेगा। माय मदर इज 82, वो वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। थोड़ा रुक जाइए, जैसे मैंने कहा हमारे पास डेटा जैसे आएगा हम बोलेंगे, तो मैं बोलूंगी 1-2 हफ्ते रुक जाइए और 1-2 हफ्ते बिल्कुल संभाल के रहिए, क्योंकि अभी कोविड बहुत शहर में बढ़ रहा है। जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और 45 प्लस है उनको लेना है या नहीं? मुकेश कुमार पूछ रहे हैं, हाँ बिल्कुल लेना है। अगर 3 महीने के ऊपर हो गए हैं तो ट्रांसप्लांट के बाद वो बहुत जरूरी है। हॉस्पिटलाइजेशन, ये तो सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए। अच्छा, क्लियॉन पूछ रहा है कि अगर हमें वैक्सीन नहीं लेना है तो कंपलसरी है क्या लेना? कंपलसरी कुछ भी नहीं है क्लियॉन, कोई भी वैक्सीन लेना कंपलसरी नहीं है, बट हमारा सजेशन है कि ले लो। क्योंकि और देखो, एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा, जब वो बोलते हैं ना 70% सक्सेसफुल, इसका मतलब है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको काफी न्यूज मिलती होगी कि इसने वैक्सीन लिया फिर भी ये पॉजिटिव हो गया। तो वैक्सीन लेने के बाद कोई पॉजिटिव हो सकते हैं लोग, लेकिन ये देखा गया है कि वैक्सीन के बाद अगर किसी को कोविड है तो वो जो कोविड है वो माइल्ड होता है। तो हमें क्या है, कोविड से डर नहीं है, मगर हमें सिवियर कोविड से डर है।
क्योंकि सिवियर कोविड जानलेवा हो सकता है, आप वेंटिलेटर पे जा सकते हैं, तो रिस्क सिवियर कोविड का होता है। माइल्ड कोविड तो बहुत लोगों को हुआ है जो घरों में हैं, शांत बैठे हैं और उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्वारंटाइन होके बैठ गए और ठीक हो गए हैं। सो प्रॉब्लम होता है जिनको सिवियर कोविड है, और हम नहीं चाहते कि सिवियर कोविड हो। तो जो वैक्सीन है वो सिवियर कोविड से हमें बचाता है, माइल्ड कोविड वैक्सीन के बाद भी हो सकता है। हाँ, ये प्रीति पूछ रही है जिसको अर्टिकेरिया है वो वैक्सीन ले सकते हैं क्या? अर्टिकेरिया मतलब एक स्किन की एलर्जी होती है जिसे स्किन पे रैश आते हैं। तो अर्टिकेरिया किससे है? अर्टिकेरिया अगर कोई कई बार अर्टिकेरिया का कारण ही नहीं पता चलता, हम ढूंढते रहते हैं कि एलर्जी किस कारण है, पता नहीं है, तो ले सकते हैं अगर वो कोई खाने से है या ये। मगर अगर अर्टिकेरिया या स्किन एलर्जी कोई इंजेक्शन से हुआ है तो नहीं। ये बार बार लोग क्वेश्चन पूछ रहे, इज इट नेसेसरी? नेसेसरी तो नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, मगर हमारा सजेशन है कि आप ले लें। मदर 55 है, ऑटो इम्यून है, प्लीज कोई भी कारण लिवर डिजीज का हो सब लोग ले सकते हैं। अब किसी ने पूछा है कि वैक्सीन ये वेरिएंट्स जो हम सुन रहे हैं ना, अफ्रीका और यूके के वेरिएंट्स जो थोड़े से ज्यादा इन्फेक्टिव वेरिएंट्स हैं, और ये इसका प्रश्न आंसर हमारे पास नहीं है। वेंडी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे वैक्सीन हैं वो इनसे बचाएगा कि नहीं। अभी तक हमारे पास इसका आंसर नहीं है, और जैसे मैंने कहा हमारे पास ये भी अभी तक आंसर नहीं है कि ये लिवर के पेशेंट्स में सेफ है कि नहीं, काम करता है कि नहीं। लेकिन क्योंकि हमारी लिवर की सोसाइटीज ने सजेस्ट किया है कि ये लिया जा सकता है, तो हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ले लें, मगर 1-2 हफ्ते रुक जाए जब थोड़ी भीड़ भी कम हो जाए और थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस भी आ जाए बाकी लोगों में से। अगर कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, किसी का ESR बढ़ा है, बुखार है, सर्दी खांसी हो रही है, तो हम नॉर्मली कोई भी वैक्सीन उस टाइम पे बोलते हैं कि मत लो। सेम फॉर कोविड, अगर आपको बुखार है, सर्दी खांसी है, कोई एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, तो फिर आपको वैक्सीन नहीं लेना है। माधवी, मैंने जैसे बताया कि एनी एज ग्रुप वैक्सीन ले सकते हैं, अबव 55 अगर कोई है तो। अगर किसी टैक्रोलिमस के कारण अर्टिकेरिया है, मतलब ड्रग एलर्जी है, तो भी ले सकते हैं क्योंकि ये ओरल ड्रग है। ओरल मतलब जो गोलियां हैं वो, मगर अगर इंजेक्शन से एलर्जी है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सीलियाक डिजीज, हाँ ले सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कौन से हैं? अभी तक ना ये रिलीज नहीं हुई है लिस्ट, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पेपर्स पढ़ते रहिए। आई एम श्योर प्राइवेट हॉस्पिटल की लिस्ट पेपर में आएगी, तो जो भी लिस्ट आती है आपके घर का जो पास का प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां जाएं। और जैसे मैंने बोला कि ऐसे वक्त पे जाएं जब भीड़ कम हो। अपूर्वा पूछ रही कि मेरे फादर का हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, वो ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। संगीत पूछ रहा है कि इज देयर एनी टाइम लिमिट और शुड आई ज्वाइन आफ्टर? हाँ, मतलब उसे काम पे जाना है तो बिल्कुल काम, हमने जब वैक्सीन लिया डॉक्टरों ने, हम अपना काम करते रहे, तो काम बंद करने की जरूरत नहीं है वैक्सीन के बाद। कुछ लोग हैं जिन्हें बुखार आता है, बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, वो लोग कभी कभी 1-2 दिन रेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस दिन आप वैक्सीन दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पैरासिटामोल जो हम बोलते हैं हमेशा लिवर के पेशेंट्स को कि सिर्फ क्रोसिन, पैरासिटामोल, डोलो यही लेना है। आप कोई भी दूसरा पेन किलर ना ले। अगर हाथ में दर्द भी हो रहा है, आपको बोलेगा कोई ब्रूफेन ले लो, आइबुजेसिक ले लो, कॉम्बिफ्लैम ले लो, ये बिल्कुल नहीं लेना है। सिर्फ क्रोसिन लो, दिन में 3 क्रोसिन तक आप ले सकते हैं। तो जिस दिन वैक्सीन लिया है, कई बार अगले दिन या उसके 2-3 दिनों तक थोड़ा सा थकावट, हेडेक, फीवरिश लगना होता है, तो आप लगातार क्रोसिन 2-3 दिन लेते रह सकते हैं। फिस्टुला पेशेंट भी ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रकांत का कि वैक्सीन कितनी देर तक इफेक्टिव होता है। वैक्सीन की एफिकेसी कितनी देर तक है किसी को नहीं पता। ये तो हमें एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं। नॉर्मली जब वैक्सीन डेवलप होते हैं तो सालों साल लग जाते हैं पता करने के लिए कि उनकी एफिकेसी क्या है, लेकिन क्योंकि अभी सबको जल्दी थी वैक्सीन रिलीज करने की, तो ये कुछ काफी सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमारे पास अभी भी नहीं है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जब हम नहीं बोल सकते कि ये वैक्सीन का
फायदा या प्रोटेक्शन कितनी देर तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लू वैक्सीन है, फ्लू वैक्सीन हम बोलते हैं हर साल लो, तो कुछ वैक्सीन लाइफ लॉन्ग इफेक्टिव रहते हैं, कुछ वैक्सीन हर 3 साल लेने पड़ते हैं, कुछ वैक्सीन साल में लेने पड़ते हैं। तो अभी तक हमें कोविड वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में पता नहीं कि कितनी देर तक ये इफेक्टिव रहेगा। लूपस के पेशेंट्स ले सकते हैं वैक्सीन। ब्रेस्ट फीडिंग, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। आई एम नॉट श्योर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, बट दामिनी विल ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन ऑन द ग्रुप। 75-year-old किडनी पेशेंट, यस। जहां तक मेरा ख्याल है ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, बट हमें याद रखना है कि जो वैक्सीन है वो ब्रेस्ट मिल्क में भी सिक्रीट होगा, या जो भी ड्रग हम देते हैं। तो ये डेटा है कि नहीं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, आई एम डाउटफुल। आई डोंट थिंक ये स्टडीज हुए हैं अभी तक कि ये जो वैक्सीन है वो ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होता है कि नहीं, और इसलिए सेफ है कि नहीं। ये प्राचू ने क्वेश्चन पूछा है कि जिसको कोविड हुआ है वो वैक्सीन ले सकता है क्या, और उसे फिर से कोविड हो सकता है क्या। जैसे डॉक्टर शंकर ने बताया कि कोविड वैक्सीन लेने से कोविड नहीं होता, लेकिन जिसको पहले कोविड हुआ है, आप में से काफी सारे लोग हैं जिनको कोविड हुआ है, आप लोगों को भी वैक्सीन लेना है। ओके, कितना गैप होना चाहिए? कोविड होने से वैक्सीन लेने तक कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। तो अगर आपको कोविड होके 4 महीने हो गए हैं तो आप वैक्सीन ले लो, 2 ही महीने हुए हैं तो आप रुक सकते हैं, क्योंकि ये जनरली देखा गया है कि कोविड होने के बाद नेचुरल इम्यूनिटी 3 महीने तक रहती है। मैंने अभी सुना अपूर्वा बोल रहे हैं कि पेशेंट को पेट के प्रॉब्लम होते हैं कोविड के कारण। हाँ, कोविड के कारण पेट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, डायरिया स्पेशली कोविड के कारण हो सकता है, मगर वैक्सीन से नहीं होता। देखो, अपूर्वा पूछ रहे हैं कि कोविड के कारण जो पेट में तकलीफ होती है वो वैक्सीन से ठीक होगी क्या। हम तो रुक रहे हैं, जिसको कोविड हुआ है हम तुरंत उन्हें वैक्सीन नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कम से कम 3 महीने वेट करें। तो 3 महीने में तो उनको जितने भी कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जाएंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीति पूछ रही है हर्निया के लिए ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हार्ट में किसी का होल है, ले सकते हैं। नमिता पूछ रही है, हाँ ले सकते हैं। सो यस, सो इन शॉर्ट ऐसा कोई भी मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन एक्सेप्ट के सिवियर एलर्जी है, इंजेक्शन को एलर्जी है, या सिवियर रिएक्शन किसी बात का हुआ है, वही लोग हम बोल रहे हैं कि नहीं ले। बाकी मोस्टली सब लोग वैक्सीन इन अ वे ले सकते हैं। I think we have reached about 45 minutes. So, any more questions? No, could you ask everyone to turn on their cameras so that I can take a screenshot? Okay, so please, कशिश रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग प्लीज अपने कैमरा ऑन करिए ताकि आपके सुंदर चेहरे वो देख सके। Have you got most of them? नहीं, अभी भी बहुत लोगों ने अपने There are कैमरा 4 pages. I have gone through 2. I am at the 3rd page. Just a second. Yes, done. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Kashish. Yeah. So I think quite a few questions have been answered, and now we will see how much you have grasped. Very simple quiz. So please be ready to answer only in the chat box. And Gauri and Dr. the quiz. So, before that, Gauri, can we have the list of comorbidities? Before that, Gauri, can we have that list of comorbidities? Or maybe since you put this up, that's fine. We will, yeah. So just put up the list of comorbidities, which everybody request everybody to take a picture of, so that they know कि कौन सी बीमारियां हैं जो अभी
गवर्नमेंट कवर करने वाली है, और उन बीमारियों के लिए सिर्फ एक ही प्रूफ चाहिए आपको, अपने डॉक्टर से एक लेटर देना है सिर्फ कि आपको ये इनमें से एक बीमारी है, वैक्सीन 45 टू 59 इयर्स एज ग्रुप के लिए। सो इनमें से अगर आपको कोई भी बीमारियां हैं, आप डॉक्टर का एक लेटर ले जा सकते हैं कि मुझे हार्ट डिजीज है या मुझे डायबिटीज है या जो भी यहाँ बीमारियां लिस्टेड हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इंक्लूडेड हैं, बट ओनली अबव 45 एज ऑफ नाउ, एंड decompensated cirrhosis patients यहाँ included हैं. So you just need a letter from us or any of your doctors to give you a letter and you can get the vaccine. So और कोई proof की जरूरत नहीं है. Okay. If everybody has taken a snapshot, then let us start with the quiz. Yes. Gauri and Dr. Shankar, please. क्वेश्चन नंबर 1, क्या कोविड वैक्सीन सिर्फ हेल्थ केयर या फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ही है, सही या गलत? डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मैं बाद में करती हूँ। Please mute everybody else. हमने नहीं यार, चल गया भाई, चल गया। मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर फॉल्स लिखा है। Shankar, can you give some explanations also? Few. पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को क्यों बोला था? सिर्फ पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को इसलिए बोला था कि वो मैक्सिमम रिस्क पे है कोविड इन्फेक्शन पाने के लिए, एंड वो एक हेल्थ केयर वर्कर मल्टीपल लोगों को देखता है, तो अगर उन्हें इन्फेक्शन हो गया तो उनके कारण बाकी लोगों को इन्फेक्शन होने के कारण चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए पहले कोविड वैक्सीन सिर्फ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया था, एंड अभी उनका होने के बाद अभी जनरल पब्लिक के लिए भी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2, कोविड वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, या उसमें दोनों है, लाइव या इनएक्टिवेटेड? लाइव माने अंदर जिंदा वायरस है, इनएक्टिव माने डेड वायरस है। Inactive vaccine, you can say. Gauri, I think you should mute everyone. The right answer is inactivated. Yeah. शेयर में भी नहीं आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से 2 कोविड वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक या जॉनसन एंड जॉनसन? सही आंसर है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। इनमें से क्या चीज होने से मुझे वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? एक है फूड एलर्जी, दूसरा है धूल का एलर्जी, तीसरा है सल्फर ड्रग्स का एलर्जी, और चौथा है इंजेक्शन का एलर्जी। मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है इंजेक्शन एलर्जी, जो कि राइट आंसर है। इंजेक्शन एलर्जी में भी जरूरी नहीं है कि नहीं लेना है। इंजेक्शन से आपको कितना सिवियर साइड इफेक्ट हुआ है वो सुन के डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। कोविड वैक्सीन और दूसरा कोई बीमारी का वैक्सीन, अगर ये 2 वैक्सीन लेने हैं तो उन दोनों वैक्सीन में कितना मिनिमम गैप चाहिए? A 2 हफ्ता, B 3 हफ्ता, C 4 हफ्ता या D 5 हफ्ता?
सही आंसर है 2 वीक्स, 2 हफ्ता। मैक्सिमम लोगों ने 4 हफ्ता बोला है, जो कि गलत आंसर है। लीवर ट्रांसप्लांट और कोविड वैक्सीनेशन के बीच में मिनिमम कितना टाइम का गैप चाहिए, कितने हफ्तों का गैप चाहिए? ए 4 हफ्ता, बी 6 हफ्ता, 6 weeks. डी 8 हफ्ता, डी 10 हफ्ता। Only 6 weeks. इसका सही आंसर है 4 वीक्स। वैक्सीन सभी जगह पे ले सकते हैं, सिर्फ कौन सी जगह पे नहीं ले सकते हैं वो आपको आंसर दें। इनमें से कौन सी जगह पे आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सेंटर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फैमिली डॉक्टर? आपका आंसर है फैमिली डॉक्टर। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। अगर मैं स्टीरॉइड्स पे हूँ या कोई ऐसी दवाई पे हूँ जिससे मेरी इम्यूनिटी कम होती है, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? सही, हाँ या ना? हाँ, मैक्सिमम लोगों ने यस दिया है आंसर। आप कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन आप इन सब में से कहाँ पे नहीं कर सकते हैं? आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप, रजिस्ट्रेशन एट द साइट, माने जहाँ पे वैक्सीनेशन होता है वो साइट पे, या बीएमसी हॉस्पिटल? That is registration at the site. नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल इज राइट आंसर। सिर्फ एक बात बता दूं, कोविन की स्पेलिंग है COWIN। अगर आप कोविन ऐप डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो कोविन है, कोविड को जो विन कर ले। इनमें से कौन सा साइड इफेक्ट कोविड वैक्सीन का नहीं है? जहाँ पे इंजेक्शन दिए वहां पे दर्द, दूसरा लूज मोशन, जुलाब, तीसरा बुखार, चौथा कमजोरी, पांचवा सिर में दर्द। सही आंसर इसका डायरिया है। काफी लोगों ने सही आंसर दिया इसका। ओके, थैंक यू डॉक्टर शंकर एंड गौरी। गौरी अभी हमें रिजल्ट्स बहुत जल्द बताएंगे। तब तक अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस जो मन में आए हैं वो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट हैं और I'm unmuting Taylor. Some say that, some say. Arvel, please put your thing on mute. Okay, so एक क्वेश्चन मुझे प्राजक्ता ने पूछा है कि डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस का क्या मतलब है। डीकॉम्पनसेटेड का मतलब है कि आपको सिरोसिस के कारण अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, जैसे पेट में पानी हो या खून की उल्टी हो या जॉन्डिस हुआ हो या कैंसरस ट्यूमर्स हुए हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस को लेके हुआ है, तो उसे हम डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं ऐसे सिरोसिस के जिन्हें कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनका सिरोसिस बाय द वे सोनोग्राफी पे पिकअप हो गया है, तो इसे हम कॉम्पनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं। तो डीकॉम्पनसेटेड का मतलब है अगर आपको कोई भी सिरोसिस को लेके कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो वो डीकॉम्पनसेटेड है। और भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। आर देयर एनी मोर क्वेश्चंस? हेलो, कोई पूछ रहा है कि मैंने कंसल्टेशंस प्रभा देवी क्लिनिक में स्टार्ट की है, मंडे के दिन मैं सिर्फ जाती हूँ वहाँ, या फिर अपोलो या जसलोक हॉस्पिटल में। ओके गौरी, डू वी हैव द रिजल्ट्स? और एक मैं बोलना चाहूंगी कि वी कैन अनाउंस द रिजल्ट्स, बट वी वुड प्रेफर दैट द प्राइजेस गो टू पेशेंट्स एंड नॉट देयर रिलेटिव्स हु आर आंसरिंग द क्वेश्चंस.
सो अगर कोई पेशेंट्स ने आंसर किया है तो हम पेशेंट्स को प्राइजेस देना चाहेंगे. Ashwini is just calculating the results. Just 5 minutes. Okay. Yeah. क्वेश्चन ऐसा आया है कि जिसे कोविड हुआ है और वो वैक्सीन लेता है तो वो दूसरों को स्प्रेड कर सकता है क्या? अगर उसे बाय चांस, कुछ पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कोविड है मगर उन्हें पता नहीं है कि कोविड है, उन्होंने वैक्सीन ले लिया और वैक्सीन के 2 दिन के बाद पता चला कि उन्हें कोविड है, तो वो क्या दूसरे को स्प्रेड कर सकते हैं क्या? तो आंसर है कि हाँ, अगर कोविड है तो स्प्रेड कर सकते हैं, वैक्सीन के कारण नहीं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी कोविड था. तो अगर आपको डाउट है कि कोविड है कि नहीं है, हाँ थोड़े से सिम्टम्स हैं, यू आर नॉट श्योर, सिर्फ स्मेल चली गई है, आपको पता है कि कोविड का एक सिम्टम होता है कि स्मेल चली जाती है, तो अगर स्मेल चली गई है और आपको पक्का नहीं पता कि कोविड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो अगर मन में डाउट है तो आप 2 हफ्ता रुक सकते हैं, क्योंकि जिसे अगर कोविड होने वाला है तो वो उसे 2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि कोविड है कि नहीं है. तो अगर डाउट है तो जस्ट वेट फॉर 2 weeks. Is it possible if we announce the results in like after we end the meeting in the group, because अश्विनीला थोडा प्रॉब्लेम होतोय रिझल्ट हे करायला, तीच बघत होती ना फक्त म्हणून. Okay, fine. So yes, so what we'll do is we will announce the results in the various groups, and I would request the winners to just send in their bank details to us, so we can send the prizes directly to them. Okay. If there are no more questions, I think we can end the meeting. Any more questions? Yeah, one more I have. Yeah, please. Yeah, see, I have been scheduled for an angioplasty, like say in about 20 days time. So can I take a vaccine, but the angioplasty of my limbs? Theoretically, yes, but keep at least a 2-week gap. At least a 2 week. Like, you know, say if I have to go on the 25th for the angiography, so can I take the vaccine now or wait for after the angiography? Harwell, we can answer this question separately. This is, very specific personal question. We'll answer this separately. Yeah. Okay. Thank you. Okay. So I think if we can have a group photos, everybody can have their videos on again, and then we will like to end the meeting. And I would take this opportunity to thank our volunteers once again. Dr. Shankar, first and foremost, Dr. Rojas, Gauri, Ashwini, Kashish, Upali, and all of you, of course, for your enthusiasm and at a very, very short notice joining us for this. And I hope this session has been beneficial. Thank you all. Thank you.